हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ग्लांस एकेडमी पर। आज हम पढ़ेंगे राष्ट्रपति घटना चक्र 2022 की सीरीज़ में हम इंडियन पॉलिटी कवर कर रहे हैं, जिसमें आज हम पढ़ेंगे राष्ट्रपति। इससे पहले हमने फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज़ और डीपीएसपी ये सभी क्लासेस हमने कंप्लीट कर दी हैं और ये टारगेट की जा रही हैं यूपीपीसीएस और एमपीपीसीएस को ध्यान में रख के, जो आपके प्री 2023 होने वाले हैं मई में, उसको ध्यान में रख के ये चलाई जा रही है वीडियो। चलिए शुरू करते हैं हम आज की क्लास को। भारत का राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है। कौन सा नागरिक होता है? देश का प्रथम नागरिक होता है भारत का राष्ट्रपति। अनुच्छेद 52 के अनुसार भारत का एक राष्ट्रपति होगा और अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। किस में निहित होती है? संघ की समस्त कार्यपालिका जो शक्ति है वो राष्ट्रपति में निहित होती है और इस शक्ति का प्रयोग वह संविधान के अनुसार या तो स्वयं करेगा या अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा करेगा। अधीनस्थ अधिकारियों में कौन आएगा? प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद, जिसको नियुक्त करता है। आर्टिकल 54 में कहा गया है राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है एक निर्वाचक मंडल द्वारा होता है और राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदन, जिसमें राज्यसभा आएगी और लोकसभा, लेकिन ध्यान देना है कि इसके निर्वाचित सदस्य आने चाहिए, मनोनीत सदस्य नहीं आ सकते। और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। तो निर्वाचित सदस्य हर जगह से शामिल होंगे, लेकिन दोनों सदनों के स्पेशली लोकसभा और राज्यसभा के आएंगे। साथ ही इसमें देखेंगे आप कि राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य चाहिए होते हैं। और राज्य विधानसभा जितनी भी हमारे 28 राज्य हैं उनमें विधानसभाएं तो सभी में है, क्योंकि मुख्यमंत्री सभी में होते हैं। साथ ही 70वें संविधान संशोधन 1992 में यह प्रभावी किया गया कि दिल्ली और पुदुचेरी की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों को भी अब निर्वाचक मंडल में शामिल किया गया है। और राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में जम्मू कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को अभी शामिल नहीं किया गया है। आपका ये प्रश्न हो सकता है कि सर दिल्ली, पुदुचेरी और जम्मू कश्मीर में भी तो अब विधानसभा हो गई, मुख्यमंत्री हो गए, लेकिन अभी तक सरकार के द्वारा राष्ट्रपति के चुनाव में इनको शामिल नहीं किया गया। अभी द्रौपदी मुर्मू का जो चुनाव हुआ था, इसमें जम्मू कश्मीर की तरफ से जो है कि विधानसभा से कोई भी सदस्य शामिल नहीं हुआ था। तो अगर आगे शामिल होगा तो इसको अपडेट किया जाएगा। हालांकि जम्मू कश्मीर राज्य के रूप में उसकी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य निर्वाचक मंडल में शामिल होते थे जब वो राज्य था, लेकिन यूनियन टेरिटरी बनने पर शामिल नहीं हुए अभी। राष्ट्रपति के चुनाव में मनोनीत सदस्य और विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं लेते हैं। अनुच्छेद 55(3) के अनुसार राष्ट्रपति का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व के द्वारा, एकल संक्रमणीय मत और गुप्त मतदान, कैसा होता है? गुप्त मतदान के द्वारा होता है। राष्ट्रपति चुनाव से संबंधित जो भी विवाद होते हैं या जांच होती है, उनके फैसले केवल और केवल उच्चतम न्यायालय में होते हैं और उनका फैसला भी अंतिम होता है। राष्ट्रपति के चुनाव को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती कि निर्वाचक मंडल अपूर्ण है। अगर निर्वाचक मंडल अपूर्ण है तो उतने ही जितने मौजूद हैं निर्वाचक मंडल, उतने से ही चुनाव करा लिया जाता है। अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अहर्ताएँ की बात की गई हैं, जिसमें वो भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका होना चाहिए और लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता भी बताई गई है। राष्ट्रपति के चुनाव में नामांकन के लिए उम्मीदवार के कम से कम 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होने चाहिए। कहने का मतलब है कि राष्ट्रपति को कौन व्यक्ति राष्ट्रपति बनना चाहता है, उसके लिए संसद के जो 50 सदस्य हों वो उसके प्रपोजल भी करें और उसको अनुमोदक भी करें। तो इस तरीके से 100 सदस्यों का समर्थन उसे कहीं ना कहीं चाहिए होता है। अब यहाँ पे एक लिस्ट दी हुई है राष्ट्रपति की, हम इसको देख लेते हैं कि सबसे पहले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति बनते हैं, फिर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, फिर जाकिर हुसैन, फिर वराह वेंकट गिरी, साथ ही साथ न्यायमूर्ति हिदायतुल्ला साहब जो है कि राष्ट्रपति बने, फिर वेंकट गिरी साहब आते हैं, फिर फ़खरुद्दीन अली अहमद आते हैं और उसके बाद आते हैं आपके बी डी जत्ती साहब आएंगे। नीलम संजीव रेड्डी जो निर्विरोध चुने गए थे। कैसे चुने गए थे ये? निर्विरोध। मतलब निर्विरोध का मतलब क्या होता है कि इनके अपोजिशन में कोई कैंडिडेट खड़ा ही नहीं हुआ था। ज्ञानी जैल सिंह, आर वेंकटरमन, डॉक्टर शंकर दयाल और के आर नारायण, और फिर हमारे मिसाइल मैन जिनको हम जानते हैं एपीजे अब्दुल कलाम साहब, प्रतिभा पाटिल, प्रणब मुखर्जी और वर्तमान में रामनाथ कोविंद के बाद अब कौन आ गया है आपका? द्रौपदी मुर्मू। कौन आ गए हैं? द्रौपदी मुर्मू आए हैं, मतलब द्रौपदी मुर्मू आई हैं। और साथ ही साथ अब हम देखते हैं इसके लिए कि जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है उसके लिए भी कुछ जमानत राशि जमा होती है बैंक में, तो ये होती है 15,000 रुपये की राशि जमा होती है। प्लस उम्मीदवार कुल डाले गए मतों का 1/6 अगर प्राप्त नहीं कर पाता, अगर 6 लोग वोट डाल रहे हैं और 6 में से अगर उसे 1 वोट भी नहीं प्राप्त होता है या असमर्थ हो जाता है तो उसकी राशि को जब्त कर लिया जाता है। ये 15,000 रुपये की राशि जब्त हो जाती है।
अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति की पदावधि ग्रहण करने के साथ ही साथ 5 वर्ष तक जो है कि वो कार्यकाल पे बैठता है, मतलब उसका कार्यकाल 5 वर्ष होता है। और अनुच्छेद 56(1) में कहा गया है कि भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को संबोधित कर सकता है। उपराष्ट्रपति इसकी सूचना तुरंत जो है कि लोकसभा अध्यक्ष को देता है। और भारतीय संविधान का अनुच्छेद 57 राष्ट्रपति पद के लिए किसी भी व्यक्ति के पुनः निर्वाचन की पात्रता निर्धारित करता है। ध्यान रखना है कि जो अमेरिकी राष्ट्रपति होते हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति, वो केवल 2 बार कार्यकाल ग्रहण कर सकते हैं, उससे अधिक नहीं। लेकिन भारत में 5 बार करो, 4 बार करो, उससे कोई मतलब नहीं है, पुनर्निर्वाचित होने की योग्यता है यहाँ पर। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा यह कहा गया कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में जो जनसंख्या बनेगी, जनसंख्या को जो आधार बनाएंगे वो हम बनाएंगे 1971 की जनगणना के लिए। लेकिन वहीं 84वें संविधान संशोधन द्वारा यह कह दिया गया कि इसे 2026 तक के पश्चात की पहली जनगणना के सुसंगत आंकड़े प्रकाशित होने के लिए निर्धारित किया गया है। कहने का मतलब है कि 84वें संविधान संशोधन में लिख दिया गया कि 2026 तक राष्ट्रपति के जो चुनाव होंगे उसमें 1971 की जनगणना को ही आधार बनाया जाएगा। अनुच्छेद 59(1) के अनुसार यदि संसद के किसी सदन का सदस्य, किसी राज्य विधानमंडल के किसी सदन का कोई भी सदस्य अगर राष्ट्रपति निर्वाचित हो जाता है तो यह समझा जाएगा कि उसने उस सदन में अपना स्थान राष्ट्रपति के रूप में अपने पद ग्रहण करने की तारीख से रिक्त कर दिया है। क्योंकि कोई व्यक्ति जब राष्ट्रपति बन जाएगा तो उसका वो पद क्या होगा, खाली हो जाएगा, अगर वो कोई सांसद था या विधायक था। अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान का रूप दिया गया है। और यह जो राष्ट्रपति को शपथ है वो चीफ जस्टिस, भारत का मुख्य न्यायाधीश, या उसकी अनुपस्थिति में उच्चतम न्यायालय का ही कोई वरिष्ठतम न्यायाधीश उसको शपथ दिलाता है। वर्तमान में राष्ट्रपति का वेतन 5 लाख रुपए प्रति माह है। और राष्ट्रपति का वेतन जो है कि वो भारत की संचित निधि, यहाँ ध्यान देना है कि भारत की संचित निधि पर भारित किया जाता है, यानी कि संचित निधि से उसको ये पैसे दिए जाते हैं। अनुच्छेद 56(1) में देखेंगे राष्ट्रपति पर महाभियोग, जो अनुच्छेद 56(1) में कहा गया कि महाभियोग संविधान के अतिक्रमण के आधार पर चलाया जा सकता है। लेकिन ये मत समझिएगा कि महाभियोग का प्रोविजन 56 में दिया गया, ऐसा नहीं है। अनुच्छेद 61 में जो है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया दी गई है कि कैसे महाभियोग लगाया जाएगा, लेकिन किस आधार पे होगा वो आर्टिकल 56 में दिया गया कि अगर वो संविधान का अतिक्रमण करता है तो उस पर महाभियोग 61 के अनुसार चलेगा। और 61(2) में कहा गया है कि महाभियोग का आरोप तब तक नहीं लगाया जाएगा जब तक कि ऐसा आरोप लगाने की प्रस्तावना किसी ऐसे संकल्प में अंतर्विष्ट नहीं होती है जो कम से कम 14 दिन की ऐसी लिखित सूचना को दिए जाने के पश्चात प्रस्तावित किया हो। अर्थात कह क्या रहा है कि 61 में तो होता है महाभियोग चलाने की प्रक्रिया, 62(2) में कहा जाता है कि राष्ट्रपति पर अगर आप कोई भी महाभियोग ला रहे हैं, किसी भी संसद में कोई संकल्प ला रहे हैं, तो उसकी लिखित सूचना जो है कि राष्ट्रपति को आप 14 दिन पहले देंगे कि सर मैं 14 दिन के बाद आप पर एक महाभियोग की प्रक्रिया शुरू करूँगा। और साथ ही साथ इस पर जो ये संकल्प आएगा उस पर कम से कम 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर भी होने चाहिए तथा उस सदन की कुल सदस्य संख्या के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा ऐसा संकल्प पारित भी होना चाहिए, तब राष्ट्रपति पे महाभियोग की प्रक्रिया चलेगी। ऐसा नहीं है कि आप जब मन आएगा तब आप राष्ट्रपति पे प्रक्रिया चलाएं और राष्ट्रपति को हटाते रहें। अनुच्छेद 62(2) में यदि राष्ट्रपति पद की रिक्ति राष्ट्रपति की मृत्यु की वजह से होती है या पद त्याग की वजह से या पद से हटाए जाने के कारण, तो ऐसे में पद रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित या रिक्त होने की तारीख के पश्चात यथाशीघ्र प्रत्येक दशा में 6 माह बीतने से पहले हो जानी चाहिए। यानी अगर किसी वजह से राष्ट्रपति का पद खाली रह जाता है, चाहे उसकी मृत्यु हो गई, चाहे उसने पद छोड़ दिया या उसे हटा दिया गया, तो 6 माह के अंदर जो है कि इस पद को भर लिया जाएगा। और इस दौरान जो है कि इसके कार्यकाल कौन देखेगा, उपराष्ट्रपति इस कार्य को देखने लगता है। यदि लिखा है यहाँ पर, यदि मृत्यु या त्यागपत्र अथवा हटाए जाने की स्थिति में जब राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाएगा तो पद का कार्यभार उपराष्ट्रपति संभालेगा। कौन संभालेगा? उपराष्ट्रपति। अगर किन्हीं कारणों से उपराष्ट्रपति भी उपलब्ध नहीं है तो भारत का मुख्य न्यायाधीश संभालेगा इस कार्य को। इसीलिए जो न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह साहब थे वो न्यायाधीश होते हुए भी कहाँ तक पहुँचे? राष्ट्रपति के पद तक पहुँचे। क्यों? क्योंकि उपराष्ट्रपति अनुपस्थित थे और राष्ट्रपति ऑलरेडी हटा चुके थे या उनके कार्यकाल समाप्त हो गए थे। तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति भी नहीं थे और उपराष्ट्रपति भी नहीं थे, इसलिए मुख्य न्यायाधीश हिदायतुल्लाह साहब ने इस कार्य को संभाला था।
और अगर मुख्य न्यायाधीश भी नहीं होंगे तो वरिष्ठतम न्यायाधीश राष्ट्रपति के कार्यों को संपादित करेगा। अनुच्छेद 77 के में कहा गया कि भारत सरकार के समस्त कार्यपालिका कृत्य राष्ट्रपति के नाम से किए जाएंगे। जो भी भारत सरकार, प्रधानमंत्री मोदी जी या कोई भी सरकार के द्वारा जो कोई भी अधिनियम बनाया जाता है या कोई कानून बनाया जाता है या विदेशों से कोई समझौता किया जाता है, तो उस पर जो हस्ताक्षर होते हैं या जो भी होते हैं वो राष्ट्रपति के नाम से होते हैं कि ये जो कानून बन रहा है वो भारत के पहले नागरिक यानी राष्ट्रपति के नाम से हो रहे हैं। और आर्टिकल 78 जो आर्टिकल 78 है, इसमें राष्ट्रपति को जानकारी देने के संबंध में प्रोविजन है। क्या है? यानी यहाँ पे प्रधानमंत्री के कर्तव्य है 78 में कि जो भी आप काम कर रहे हो, जो भी नीतियाँ बना रहे हो, उससे अपडेट कराना आपका काम है, राष्ट्रपति को बताना आपका काम है। आर्टिकल 86 में संसद के सदनों में अभिभाषण का और उसको संदेश भेजने का राष्ट्रपति के अधिकार वर्णित है। 87(1) में राष्ट्रपति लोकसभा के लिए प्रत्येक आम चुनाव के बाद प्रथम सत्र के आरंभ में तथा प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में एक साथ संवेद संसद के दोनों सदनों में अभिभाषण करता है। मतलब जब लोकसभा का चुनाव होता है, जैसे 2019 में जब चुनाव हुआ, तो उसके बाद जब लोकसभा पहली बार जब भी बैठेगी बैठक में, तब राष्ट्रपति जो है कि वहाँ पे जाएगा और उनको संबोधित करेगा। और दूसरा, प्रत्येक वर्ष की जो पहला सेशन होगा, यानी जो फरवरी में शुरू होता है, जो फरवरी का सत्र शुरू होता है, उसमें जो है कि हमेशा जाएगा और अपनी बातों को रखेगा और उनको संबोधित करेगा, लेकिन यहाँ पे दोनों सदनों को एक साथ करेगा। आर्टिकल 108 में राष्ट्रपति कुछ दशाओं में संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है। कुछ दशाएं क्या होंगी वो हम संसद की गतिविधि में पढ़ेंगे। जैसे अगर कोई विधेयक को लेकर गतिरोध हो रहा है तो दोनों सदनों को संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। वहीं आर्टिकल 111 के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक पर स्वीकृति प्रदान करेगा या स्वीकृति रोक लेगा अथवा धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए सदन को लौटा सकेगा। यूँ कहें कि 111 में इसको वीटो की पावर दी गई है। किसकी? वीटो की पावर। यदि विधेयक संसद सदनों द्वारा संशोधन सहित या उसके बिना फिर से पारित कर दिया जाए तो राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत होने पर राष्ट्रपति उसे स्वीकृति नहीं रोकेगा, अर्थात स्वीकृति उसे देना बाध्यकारी हो जाएगा। तो केवल एक बार वो किसी भी विधेयक पर वीटो लगा सकता है। साथ ही राष्ट्रपति उस धन विधेयक को तो पुनर्विचार के लिए लौटा भी नहीं सकता। धन विधेयक पे तो पुनर्विचार भी नहीं लौटाया जा सकता, क्योंकि धन विधेयक को प्रस्तुत करने से पहले राष्ट्रपति से क्या होता है, पूर्व अनुमति ले ली जाती है। और अगर आपने किसी विधेयक पे अनुमति दे दी है तो आप उसे रोक नहीं सकते हैं। अनुच्छेद 123 में अगर हम देखेंगे तो राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति होती है। जब राष्ट्रपति को लगता है कि कोई कानून बनाना बहुत आवश्यक हो गया इस समय और सदन जो है कि कार्य नहीं कर रही है, या यूँ कहें कि सदन का सत्र नहीं चल रहा है, तो ऐसी स्थिति में वो एक अध्यादेश जारी करता है। जैसे पॉक्सो एक्ट के लिए भी अध्यादेश जारी किया गया था। अनुच्छेद 72 के तहत भारत के राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्राप्त है। उसे 5 प्रकार की क्षमादान की शक्तियां प्राप्त हैं, जिसमें लघुकरण हो गया, विराम हो गया, अल्पीकरण हो गया, क्षमा कर देना दंड को। ये सारी जो शक्तियां हैं यह इनकी किसमें देती है? क्षमादान में। आर्टिकल 143 के तहत राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने का अधिकार दिया गया है। साथ ही 53(2) के तहत भारत का राष्ट्रपति थल सेना, वायुसेना और नौसेना का प्रधान सेनापति भी होता है। राष्ट्रपति राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है, परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता है, क्योंकि नेतृत्व प्रधानमंत्री करता है। कौन करता है? प्रधानमंत्री। किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार भी राष्ट्रपति के पास है कि ये शेड्यूल एरिया है या नहीं, या शेड्यूल कास्ट है कि नहीं है। ये सारे अधिकार राष्ट्रपति के पास ही होते हैं। आइए अब इससे संबंधित कुछ MCQs हम लोग करेंगे जो इम्पॉर्टेंट है। प्रश्न संख्या नंबर 1 है, कौन भारतीय गणतंत्र का प्रमुख है? भारतीय गणतंत्र का प्रमुख कौन होता है? जो भारत का पहला नागरिक होता है। तो भारत का राष्ट्रपति, भारत का प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल या राजनीतिक प्रमुख मंत्रिपरिषद सहित। तो ए ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा कि भारत का राष्ट्रपति ही भारतीय गणतंत्र का प्रमुख होता है, जिसके चुनाव में या जिसके निर्वाचन में आपके दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य आते हैं, लोकसभा राज्यसभा, साथ ही साथ स्टेट जो है यानी जितनी भी राज्य विधानसभा प्लस दिल्ली और पुदुचेरी, इनके भी निर्वाचित सदस्य इसमें शामिल होते हैं। अच्छा, यहाँ पर आप पढ़िए कि भारत एक गणराज्य है। इसका तात्पर्य क्या है कि भारत का जो राष्ट्र अध्यक्ष निर्वाचित होगा, न कि वंशानुगत होगा। अर्थात जो भारत का पहला नागरिक अर्थात राष्ट्रपति जो है वो निर्वाचित होगा, वंशानुगत नहीं होगा। भारतीय गणतंत्र का प्रमुख या राष्ट्राध्यक्ष राष्ट्रपति होता है, जिसका चुनाव अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली द्वारा किया जाता है, इसलिए इसको भारतीय गणतंत्र कहते हैं। दूसरा प्रश्न है, भारत का राष्ट्रपति ब्रिटिश राजा से भिन्न है।
भारत के राष्ट्रपति का पद अमेरिका के राष्ट्रपति से मिलता है। तो अब बताइए यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा गलत है। तो हम इसको देखते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि उपयुक्त में से कौन सा एक सही है। तो देखिए सी ऑप्शन इस करेक्ट हो जाएगा कि भारत का जो राष्ट्रपति है वो ब्रिटेन के राष्ट्रपति राजा के पद से तो अलग है, लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति से मिलता जुलता हो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्यों? क्योंकि भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित होता है, ब्रिटेन का राजा वंशानुगत होता है, तो पहले आधार पर ही भिन्न हो गए। भारत का राष्ट्रपति नाम मात्र का प्रमुख होता है, क्योंकि सारा काम यहाँ पे कौन देखता है? प्रधानमंत्री। जबकि अमेरिकी राष्ट्रपति वास्तविक प्रमुख होता है, वही सारा काम वहाँ पर देखता है। अगला प्रश्न है, संघीय कार्यपालिका का मुखिया भारत का राष्ट्रपति होता है। बिल्कुल सही। राष्ट्रपति की शक्तियों की कोई सीमा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं। संविधान में इसकी शक्तियों पर भी जो है कि प्रतिबंध लगाए गए हैं, इसीलिए आपका ए ऑप्शन इस करेक्ट हो जाएगा और आर गलत हो जाएगा। यह तो आप मान के चलिए कि किसी भी प्रश्न में अगर कह देता है कि किसी की कोई सीमा नहीं है शक्तियों की, चाहे वो संसद हो, प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, न्यायाधीश हो, किसी भी व्यक्ति के ऊपर हमारे संविधान में एक निश्चित समय पर आके प्रतिबंध जरूर लगाए गए हैं, ताकि कोई भी व्यक्ति अपने पद का दुरुपयोग ना करे, निरंकुशता ना दिखाए। इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इवन मौलिक अधिकारों पर भी प्रतिबंध लगाए गए हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4, भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं किसके द्वारा? सीधे करते हैं यानी स्वयं, अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा करते हैं, मंत्रियों के द्वारा या प्रधानमंत्री के द्वारा, मंत्रिमंडल के द्वारा, उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। अब बीपीएससी वाले बच्चे क्या कहेंगे कि सर सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा भी तो करता है, साथ ही साथ वो प्रधानमंत्री के द्वारा भी करता है, मंत्रियों के द्वारा भी करता है और मंत्रिमंडल के द्वारा भी करता है। तो बच्चे क्या करेंगे? ई ऑप्शन लगा के आ जाएंगे कि उपरोक्त में से एक से अधिक, और यही यहाँ पर गलत हो जाएगा। क्योंकि ध्यान देने वाली बात है कि स्पष्ट भाषा में संविधान में लिखा है कि सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों में, और इस अधीनस्थ अधिकारियों में ही ये तीनों आ जा रहे हैं अपने आप। ये अलग से नहीं ऑप्शन बनेगा कि आप इनको अलग समझ रहे हैं और इन तीनों को अलग समझ रहे हैं। अपने अधीनस्थ में वो प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल, मंत्रियों को ही शामिल कर रहा है, किसी और को नहीं। तो जब इस लाइन में ही मुझे ये तीनों ऑप्शन मिल रहे हैं तो ए ऑप्शन ही केवल मेरा सही होगा, बाकी बी सी डी गलत हो जाएंगे। इसका ध्यान दीजिएगा आप लोग। तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, इसीलिए जो है कि आवाज़ नहीं आ रही होगी ठीक। भारत का कार्यपालिका अध्यक्ष यानी एग्जीक्यूटिव हेड कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है। ए ऑप्शन इस करेक्ट हो गया। अगला प्रश्न है, संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत संघ की कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती हैं? तो हमने पढ़ा था कि अनुच्छेद 52 में तो लिखा था भारत का एक राष्ट्रपति होगा, लेकिन अनुच्छेद 53 में लिखा हुआ है कि भारत के राष्ट्रपति में संघ की कार्यपालिका शक्तियां निहित होती हैं। और अनुच्छेद 51 क्या है? नीति निर्देशक तत्व यानी डीपीएसपी, जिसमें कहा गया था कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए कार्य किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारतीय संविधान में समस्त कार्यपालिका शक्तियां निहित होती हैं, राष्ट्रपति में होती हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारतीय संविधान में केंद्रीय सरकार की अधिशासी शक्तियों को किसमें निहित किया गया? अधिशासी का मतलब होता है जो कार्यपालिकी शक्ति होती है, और यह भारत के राष्ट्रपति में निहित की गई है। क्वेश्चन नंबर 9 है, संघ की कार्यपालिका शक्तियां भारत के राष्ट्रपति में निहित होती हैं। कार्यपालिका शक्तियां सरकार का व्यवसाय चलाने से संबंधित होती हैं। अब सरकार का यहाँ व्यवसाय का मतलब क्या है? सरकार अपने कार्यों को जो करती है वही इसको व्यवसाय मान लिया गया है यहाँ पर, ठीक है। तो ये दोनों ही सही हो जाएंगे, लेकिन इसकी व्याख्या देखिए सही नहीं है, ठीक है। बी ऑप्शन इज करेक्ट कि यहाँ पे दोनों ही कथन और कारण दोनों सत्य, परंतु कारण कथन का उचित स्पष्टीकरण नहीं कर रहा है। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 10, रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति में निहित होता है। बिल्कुल सही बात है। प्रधान सेनापति की हैसियत से राष्ट्रपति की शक्तियाँ विधायी नियंत्रण से स्वतंत्र हैं, ऐसा नहीं है। फिर से मैंने कहा ना कि विधायी नियंत्रण हो या किसी भी तरीके के स्वतंत्र नहीं, लेकिन हाँ एक बात यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि प्रधान सेनापति की जब हैसियत से आप देखेंगे, अर्थात कि भारत का जो राष्ट्रपति वो रक्षा बलों से तो विधायी नियंत्रण से स्वतंत्र है, और ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। इसीलिए मैंने कहा कि ए सही होगा और आर गलत हो जाएगा, क्योंकि प्रधानमंत्री हो चाहे राष्ट्रपति हो, कोई भी व्यक्ति की शक्तियां स्वतंत्र नहीं हो सकती हैं। अगला प्रश्न है, वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता है। यह किस पर लागू होता है? तो राष्ट्रपति पर, क्योंकि राष्ट्रपति जो है कि प्रतिनिधित्व तो करता है कि भारत का एक राष्ट्रपति है, लेकिन नेतृत्व प्रधानमंत्री करता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है? प्रत्यक्ष रूप से, गलत। राज्यसभा के सदस्यों द्वारा, लोकसभा के सदस्यों द्वारा, या अप्रत्यक्ष रूप से? तो अप्रत्यक्ष मतदान होता है, अर्थात गुप्त मतदान जो है कि भारत के राष्ट्रपति का होता है।
क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं हम लोग। भारत का राष्ट्रपति अप्रत्यक्ष निर्वाचन से चुना जाता है, सही है। एक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था है जो संसद के दोनों सदनों और राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों से मिलकर बनती है, बिल्कुल सही बात है। और यह दोनों ही एक दूसरे की व्याख्या भी कर रहे हैं। तो देखिए दोनों ही स्टेटमेंट सही है और स्पष्टीकरण भी कर रहा है। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा, गलत। एकल हस्तांतरणी मत प्रणाली द्वारा, यह भी सही है। आनुपातिक मत प्रणाली द्वारा, यह भी सही है। खुला बैलेट, बिल्कुल गलत, खुला नहीं होता बल्कि गुप्त मतदान होता है। तो बी और सी इसमें दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के सदस्य कौन कौन होते हैं? संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, लोकसभा और राज्यसभा, तो ये तो सही है। राज्य विधान मंडलों के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, देखिए दोनों सदनों का मतलब हो गया यहाँ पे विधान परिषद भी आ गया, जबकि विधान परिषद इसमें शामिल नहीं होती, तो ये गलत हो गया। सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, ये बिल्कुल सही है। दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, तो चौथा भी सही है। तो 1, 3, 4 और ये मिलेगा आपको डी ऑप्शन में 1, 3, 4। तो दूसरा स्टेटमेंट आपको समझ में आया क्यों कटा? क्योंकि यहाँ दोनों सदनों की बात कर रहा था। दोनों सदनों में आपका विधानसभा और विधान परिषद दोनों आ गई थी, जबकि विधान परिषद इसमें शामिल नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। भारतीय संविधान में 70वें संविधान संशोधन के द्वारा जो 1992 में हुआ, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में जिन 2 केंद्र शासित प्रदेशों को भाग लेने का अधिकार दिया गया वो कौन से थे? दिल्ली और पुदुचेरी। तो 70वें संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली और पुदुचेरी को शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचक गण में सम्मिलित नहीं होते हैं? लोकसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य यह भी होते हैं, राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य यह भी होते हैं, राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य ये गलत होते हैं, क्योंकि ये जो विधान परिषद होती है इसके निर्वाचित सदस्य इसमें शामिल नहीं होते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, राष्ट्रपति के निर्वाचक हेतु निर्वाचक गण के सदस्य हैं, नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर बताएं। संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य होते हैं, तो ध्यान देना सभी सदस्य नहीं, केवल निर्वाचक सदस्य होते हैं निर्वाचित, तो एक ऑप्शन गलत। राज्य विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य, हाँ सभी निर्वाचित सदस्य बिल्कुल रहेंगे, दूसरा ऑप्शन। संघ राज्य क्षेत्रों की विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य, अब यहाँ पे ध्यान देना है कि संघ राज्य क्षेत्रों की विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य नहीं, बल्कि यहाँ पे दिल्ली और पुदुचेरी का ही नाम आना चाहिए। सभी राज्यपाल और उपराज्यपाल, तो ये भी गलत है। तो अब इस आधार पे अगर आप देखोगे तो तीसरा भी सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे केवल दिल्ली और पुदुचेरी में ही केवल विधानसभा है तो वैसे इस समय जम्मू कश्मीर में, लेकिन अभी इसको शामिल नहीं किया गया है। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है, भारत के राष्ट्रपति चुनाव मंडल में कौन कौन सम्मिलित होता है? तो राज्यसभा के सभी निर्वाचित सदस्य, सही है। लोकसभा के सभी निर्वाचित सदस्य, यह भी सही है। राज्य विधानसभाओं के सभी सदस्य, गलत, इसमें मनोनीत भी तो आ रहे होंगे, तो ये गलत हो जाएगा। संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित सदस्य, अब देखिए सभी निर्वाचित सदस्य एवं राज्य विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य, यह भी स्टेटमेंट सही है। उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। अब आप देखेंगे कि संसद के दोनों सदनों की बात करा सभी निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभाओं की सभी निर्वाचित सदस्य, तो ये स्टेटमेंट ज़्यादा सही है यहाँ पे इन दोनों को काट के, तो डी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन इज करेक्ट होगा। भारत में राष्ट्रपति के चुनाव के लिए जो चुनाव मंडल में सदस्य होते हैं, तो यहाँ पे फिर से रिपीट प्रश्न कर दिया, लोकसभा के चुने हुए सदस्य, राज्यसभा के चुने हुए सदस्य, विधानसभा के चुने हुए सदस्य या राज्य विधान परिषद के चुने हुए सदस्य। तो विधान परिषद तो शामिल ही नहीं होती है, और चुने होने का मतलब ही होता है निर्वाचित होना, ना कि मनोनीत होना। तो 1, 2, 3, तो 1, 2, 3 आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति चुने जाते हैं केवल लोकसभा, केवल तो राज्यसभा नहीं, केवल लोकसभा नहीं, केवल राज्य विधानसभा नहीं, बल्कि तीनों को शामिल करेगा, राज्यसभा, लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। तो ये केवल वाले शब्द गलत हो गए आपके। क्वेश्चन नंबर 22 है, भारत का राष्ट्रपति चुना जाता है लोकसभा के द्वारा, राज्यसभा के द्वारा, संसद सदस्यों के द्वारा, संसद एवं राज्य विधानसभाओं के सदस्यों के द्वारा। अब अगर इस आधार पर देखेंगे तो डी ऑप्शन हम करेक्ट मान लेंगे, लेकिन ध्यान देना कि यहाँ पे जो सदस्य लिखे हुए इसमें ये क्लियर नहीं है कि ये सदस्य निर्वाचित हैं या ये सदस्य मनोनीत हैं। तो जब ये क्लियर नहीं है इसीलिए इस पर स्टार बना है, लेकिन अगर हम ऑप्शन को देखें तो यहाँ पर डी ऑप्शन ही हमारे लिए फिर बेस्ट माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है कि क्वेश्चन नंबर 23 यहाँ पे लिख रहा है आपके सामने, निम्नलिखित में से
कौन राष्ट्रपति के चुनाव प्रकरण के लिए सही नहीं है? पदस्थ राष्ट्रपति की पदावधि से पूर्व उत्तराधिकारी का चुनाव अवश्य हो जाना चाहिए। मतलब कि अगर राष्ट्रपति अपने पद पर बना हुआ है और उसके पद खाली करने से पहले ही उत्तराधिकारी यानी अगले राष्ट्रपति का चुनाव हो जाना चाहिए। राष्ट्रपति अपना पदभार ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष तक पद पर रहेंगे, यह बात भी सही है। राष्ट्रपति का उत्तराधिकारी आने तक कार्यकाल की समाप्ति पर भी वह पद पर बना रहता है, बिल्कुल सही बात है, जब तक अगला राष्ट्रपति नहीं आता है। और अगला दिया है, निर्वाचक मंडल के अपूर्ण होने के आधार पर राष्ट्रपति का चुनाव स्थगित किया जा सकता है? बिल्कुल नहीं, राष्ट्रपति का चुनाव अपूर्ण निर्वाचक मंडल में भी कर लिया जाता है, उसको स्थगित नहीं किया जाता। तो डी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, भारत के राष्ट्रपति के उम्मीदवार के प्रस्ताव का अनुसमर्थन किया जाना चाहिए कम से कम। यहाँ पे 10, 20, 15, 5 दिया, ये सभी गलत हैं, जबकि होते कितने? 50 प्रस्तावक और 50 उसके अनुमोदक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, अब इसमें देखिए यहाँ पे एक नियम दिया हुआ है कि भारत के राष्ट्रपति चुनाव के निर्वाचक मंडल में, तो इसको जो है कि हम आगे बढ़ते हैं। भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रत्येक एमएलए के वोट का मूल्य अलग अलग राज्यों में अलग अलग होता है। लोकसभा के सदस्यों के वोट का मूल्य राज्यसभा के सदस्यों के वोट के मूल्य से अधिक होता है। अगले स्टेटमेंट को देखते हैं इसमें। अब यहाँ पे दोनों के ही बारे में पूछ रहा है, तो केवल एक ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्यों का जो मूल्य होता है वो बराबर ही माना जाता है, क्योंकि संसद के दोनों सदन को जो है कि यहाँ पर बराबर मान लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 27 है, राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री मतदान करने के लिए पात्र नहीं होता है यदि वह स्वयं प्रत्याशी होता है, उसे राज्य विधानमंडल के निचले सदन में अपना बहुमत सिद्ध करना शेष हो, या वह राज्य विधानमंडल के उच्च सदन का सदस्य हो। उच्च सदन का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर ये विधान परिषद की बात कर रहा है, और विधान परिषद का कोई भी सदस्य हमारे राष्ट्रपति के निर्वाचन में शामिल नहीं होता है। तो सी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि वो उच्च सदन का सदस्य होगा। क्वेश्चन नंबर 28 आपसे पूछा जा रहा है, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में राज्य की विधानसभा के प्रत्येक निर्वाचित सदस्य के वोटों की संख्या उस राज्य की जनसंख्या को विधानसभा की कुल निर्वाचित सदस्य संख्या द्वारा विभाजित कर प्राप्त भागफल के 1000 के गुणकों के बराबर होती है। वर्तमान स्थिति 1997 में जनसंख्या से तात्पर्य किस वर्ष की जनसंख्या से लिया गया है? यह प्रश्न उसी समय आया हुआ है, तो यहाँ पर ध्यान देना कि 1971 की जनगणना को आधार बनाया गया था। किसको बनाया गया था? 1971 की जनगणना को आधार बनाया गया। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 29 है, राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है? आयु 35 वर्ष होनी चाहिए, बिल्कुल। सांसद चुने जाने की योग्यता जो है कि रखता हो, यह भी सही है। और सांसद चुने जाने का मतलब यहाँ पे क्या हो गया कि लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता, और देश का नागरिक होना चाहिए। लेकिन देखिए कितनी अच्छी बात लिखी है यहाँ पे दोस्तों कि पढ़ा लिखा हो ये आवश्यक नहीं है। तो अब आप समझ सकते हैं कि भारतीय नेतृत्व में ही अगर किसी व्यक्ति को पढ़ा लिखा होने की कंडीशन नहीं है, तो हमारे सामने जो नेता जा रहे हैं, जो सांसद विधायक जा रहे हैं, वो इसी तरीके के कि बाहुबली, धन बल, गुंडागर्दी, इन सबको ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है। तो पढ़ा लिखा ना हो, यहाँ पे प्रश्न में भी आप देख सकते हैं कि स्पष्ट लिखा है कि ये आवश्यक नहीं है। और हमारे लिए रोजगार लेने के लिए बहुत हायर एजुकेशन होनी चाहिए, ग्रेजुएट होना चाहिए, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। राजनीति में ज़्यादा स्कोप है। भारतीय राष्ट्रपति के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उसे भारत का जन्मा नागरिक होना चाहिए, उसे 35 वर्ष की उम्र पूरी कर लेनी चाहिए, उसे संसद का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखनी चाहिए। अब संसद का सदस्य का मतलब हो गया यहाँ पे लोकसभा की बात कर रहा है, लेकिन अगर आप देखेंगे 35 वर्ष की उम्र पूरी कर चुका, ये भी सही है। यहाँ लिखा है भारत का जन्मा नागरिक होना चाहिए, यह स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अमेरिका में ऐसा नियम होता है कि अमेरिका का राष्ट्रपति अगर आपको बनना है तो आप अमेरिका में जन्म लिए होने चाहिए। अगर आप बाहर के नागरिक है तो नहीं हो सकता, जबकि भारत में ऐसा नहीं है। भारत में अगर किसी व्यक्ति ने बाहर से आके भारत की नागरिकता ग्रहण कर ली है तो उसके पश्चात वो जो है कि क्या करेगा, राष्ट्रपति के चुनाव को लड़ सकता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि केवल वो भारत में जन्मा रहेगा तभी। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया, 2 और 3 आपका सही होना चाहिए। अब यहाँ पर देखेंगे आपकी बी दे रहा है, तो यहाँ पे इसी बेस पे कि उसे संसद का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखनी चाहिए, यानी इसे भी हम काट सकते हैं क्योंकि इसमें स्पष्ट रूप से लोकसभा की बात नहीं की गई है। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट हो गया। अच्छा, पहला समझ में आ गया ये क्यों काटा गया, तो ये समझ में आ गया होगा आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं।
एक सांसद अथवा विधानसभा का सदस्य जो विधायक होता है राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है, परंतु चुनाव लड़ने से पूर्व अपनी सदस्यता से त्यागपत्र दे देगा? नहीं। अब अगले निर्वाचन में 6 माह के अंदर अपनी सदस्यता छोड़नी होगी। निर्वाचित होने के तुरंत उपरांत अपनी सदस्यता छोड़नी होगी। एक सांसद चुनाव लड़ सकता है परंतु विधानसभा का सदस्य नहीं, गलत। तो सी ऑप्शन इस करेक्ट हो गया कि निर्वाचित होने के तुरंत बाद उसे अपनी सदस्यता वहाँ से छोड़ देनी होगी। क्वेश्चन नंबर 32 है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनर्निर्वाचित होने की योग्यता निर्धारित करता है? तो आर्टिकल नंबर 57 है, जिसमें कहा जाता है कि भारत का राष्ट्रपति पुनर्निर्वाचित हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 33, अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद होता है तो उस विवाद को सौंपा जा सकता है किसको? भारत के सर्वोच्च न्यायालय को। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो है कि इस मामले को देखती है। क्वेश्चन नंबर 34 है, राष्ट्रपति 5 वर्ष तक अपने पद पर बना रह सकता है। कब? अपने निर्वाचन की तारीख से, या संसद द्वारा निर्धारित तिथि, या अपने पद ग्रहण करने के दिन से। तो अपने पद ग्रहण करने के दिन से ही जो है कि वो 5 वर्ष तक बना रहता है। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करके देते हैं? तो उपराष्ट्रपति को देते हैं। और उपराष्ट्रपति किसको देते हैं? राष्ट्रपति को संबोधित करके देते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देते हैं? तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि भारत के उपराष्ट्रपति को यह अपना त्यागपत्र संबोधित करके दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है भारत के प्रधानमंत्री द्वारा, लोकसभा के द्वारा, भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, या संसद के द्वारा। तो डी ऑप्शन इस करेक्ट होगा कि संसद के द्वारा जो है कि उसको पद से हटाया जा सकता है। और किस प्रक्रिया से? महाभियोग की प्रक्रिया से। और महाभियोग की प्रक्रिया किस में चलती है? आर्टिकल नंबर 61 में महाभियोग की प्रक्रिया के बारे में चर्चा की गई है। अब क्वेश्चन नंबर हम 38 देखेंगे, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? अभी मैंने बताया, तो आर्टिकल 61 में जो है कि ऐसा कहा गया है। भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाने की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो आर्टिकल नंबर 61 में कही गई है। और आगे देखते हैं हम, भारत के राष्ट्रपति को कार्य अवधि की समाप्ति से पूर्व भी पद से हटाया जा सकता है किसके द्वारा? महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा। आर्टिकल 61 में यह चीज़ वर्णित है। क्वेश्चन नंबर 41 है, राष्ट्रपति द्वारा या राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है? लोकसभा द्वारा, राज्यसभा द्वारा, या संसद के किसी भी सदन द्वारा। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि संसद के किसी भी सदन द्वारा लगाया जा सकता है, लेकिन इसकी 14 दिन पूर्व लिखित सूचना होनी चाहिए, और इस पर 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए, और इस पर 2/3 सदस्यों के बहुमत से ही जो है कि ये पारित होता है। तो ये तीनों बहुमत आपको याद होने चाहिए। प्रश्न संख्या 42 है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा भारतीय राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित है? तो आर्टिकल नंबर 61 जो है कि यह भारतीय राष्ट्रपति जो है कि महाभियोग के संबंध में है।